और ये जो बाबा साहब जो घटना बता रहे हैं, उस घटना के समय यहाँ पे हालत बहुत भयंकर थी। क्योंकि जैसे अपन बुजुर्गों से बात करते हैं तो इस बात का वास्तव में लिंक रहता है और बताते हैं कि ऐसा होता था पहले, अब ऐसा नहीं होता है। जैसे जब मैं जब छोटा था तो स्कूल जाता था तो उस समय की घटना है कि उस समय भी लगभग 90% बच्चे जो अपर कास्ट तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि गांव में अपर कास्ट है नहीं, लेकिन वो अपने आप को अपर कास्ट समझते थे, ओबीसी के, तो वो भी जाति सूचक शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते रहते थे। ये घटना लगभग 20 साल पहले की है। तो उससे पहले जाते हैं तो बाबा साहब के समय की जो घटना है उस समय बहुत भयंकर स्थिति थी। तो बाबा साहब को धन्य हो कि उन्होंने हमें इस प्रकार की, पहले तो इस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने प्रकाशित करवाया और दूसरा उन्होंने इनको समूल नष्ट करने का प्रयास किया। तो उनका जो बलिदान था वो हमारे लिए आज पुण्य का काम है। उनका बलिदान आज हमें, मतलब कि ये जो पकवान खा रहे हैं, अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, रोटी कपड़ा जो मकान की जो आवश्यकता उनको जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप पहले ये सिस्टम था कि आपके साथ पैसे चाहे कितने हो, लेकिन आप सामाजिक जो नियम बंधे थे उस नियमों में ही रहना होता था आपको। चाहे आपके पास पैसे हो लेकिन आप मीठा नहीं खा सकते थे, देसी घी से भोजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये उनको अपनी प्रतिष्ठा का समझते थे। और जो गोटा लगाए, जो मतलब कि जो चूंदड़ियाँ ओढ़नियाँ जो महिलाएं अच्छा कपड़े नहीं पहन सकती थी, इसलिए मैंने सुना ऐसा कांचली जो अधनग्न शरीर ढका रहता था वो दलित समाज की महिलाओं को पहनाया जाता था। आगे देखते हैं। अब मैं सामाजिक सुधार के मामले के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने में जहाँ तक संभव होगा माननीय बनर्जी का ही अनुसरण करूँगा और मैं राजनीतिक विचारकों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन हालातों में राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने से रोकते हैं? क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, चाहे आप अपने सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने उन्हें सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते? क्या आप उस हालत में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि उन्होंने उनकी पसंद के कपड़े गहने नहीं पहने देते? क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना तक नहीं खाने देते? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूं, लेकिन यहाँ इतने ही काफ़ी हैं। जैसे एक घटना मुझे याद आती है, फिर वही विवाद हो जाएगा मेरी बातों से। फिर भी जब मैं कक्षा शायद 5 या 6 में था, तब गांव के एक लड़के ने चिढ़ाने स्वरूप मुझे कई बार ऐसा शब्द का प्रयोग किया था कि तुम उस समय शायद मेरे पिताजी मेंबर थे गांव के, बट तुम ज़्यादा दादा बन, मतलब ऐसा रहता है तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे बाप दादा तो हो। जो हमारे जो जानवर थे, जानवर जो नाज खाते थे और नाज खाने के बाद में जो जानवर मतलब जो गोबर करते थे उससे जो नाज बचता था उससे तो ऐसे भोजन करते थे। तो लोग ऐसे जगह जगह टॉर्चर किया। और सच्चाई तो वो पहले वाले बुजुर्गों से पूछे थे, पता चले क्या था, लेकिन कुल मिला के बहुत भयंकर दयनीय स्थिति थी लोगों की। और लोग ऐसे चिढ़ाते थे, बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता था, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लानि भरे शब्दों में महसूस करते थे। ज़्यादा क्या, टीचर जाके शिकायत करते थे, टीचर उनको डांटते थे। बाकी धीरे धीरे, लेकिन ये है कि वो उनको अब ऐसा नहीं करते हैं वो, और उन्होंने ऐसे अभी वो वर्तमान जो बच्चे आते हैं उनको ऐसा
नहीं कहते वो थोड़ा ठीक है। बाकी फिर भी अब उन्होंने क्या है कि शब्दों का चलन अलग कर दिया है। अब उसके जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये तो आरक्षण वाला है, इसका मतलब उसमें उन्होंने पूरा सार ही बता दिया। आगे देखते हैं। मैं इस बात तरह के सवाल और डेढ़ लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे इतने ही काफी हैं। मैं हैरान हूँ कि माननीय बनर्जी का इस सवालों का क्या जवाब देंगे। मुझे विश्वास है कोई समझदार इंसान इन सवालों को जवाब हाँ देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हर एक कांग्रेसी को जो दार्शनिक मील के सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, उनको ये भी जानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है। बाबा साहब का ये एक नारा था या उनका विचार था कि जिस प्रकार एक देश दूसरे देश पर अधिकार नहीं कर सकता, उसके लायक नहीं अधिकार करने को, उसके लोगों को गुलाम नहीं बना सकता, एक देश दूसरे देश के लोगों को गुलाम नहीं बना सकता, उसी प्रकार एक समाज दूसरे समाज पर या एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता। अर्थात जाति के नाम पर, अपने धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर एक समाज दूसरे समाज को गुलाम नहीं बना सकती। फिर सामाजिक सुधार पार्टी इन लड़ाइयों में कैसे हार गई, इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय समाज सुधारक लोग इस प्रकार के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सामाजिक सुधार के दो अर्थ हैं। एक तो हिंदू परिवार का सुधार, दूसरा हिंदू समाज के ढांचे का सुधार कर पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करना। इसमें पहले का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से, जबकि दूसरे का संबंध जाति प्रथा के विनाश से। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसने अपना संबंध अधिकतर उच्च वर्ण के हिंदू परिवार के सुधार के साथ ही रखा। इसमें अधिकतर ऊंचे वर्ण के शिक्षित जातियों के ही हिंदू थे, जिन्हें जाति व वर्णभेद को मिटाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत का एहसास नहीं होता था तथा जिनमें आंदोलन करने की हिम्मत भी नहीं थी। उनका सवर्णों में विधवा विवाह या बाल विवाह जैसी बुराई को दूर करने की अधिक जरूरत मालूम होती थी, जबकि ये कुप्रथाएं उनमें प्रचलित थी, उनको दुख दे रही थी। वे पूरे हिंदू समाज में सुधार की कोशिश नहीं करते थे और उनके परिवारों के सुधार के सवाल पर ही सारा ध्यान दे रहे थे। जात पात को तोड़ने के अर्थों वाले समाज सुधार से उनका कोई संबंध नहीं था। समाज सुधारकों ने इन मुद्दे को कभी नहीं उठाया। इन्हीं कारण सामाजिक सुधार पार्टी खत्म हो गई। मैं जानता हूं कि यह दलील इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार सचमुच सामाजिक सुधार को पीछे धकेलकर आगे आ गया, लेकिन इस दलील से अधिक नहीं तो कम से कम ये लाभ तो है जो ये स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक सुधार दल क्यों हार गए। ये हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि जो जीत राजनीतिक सुधार पार्टी ने सामाजिक सुधार पार्टी पर हासिल किए वह अन्य मान्यता की राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मत है कि जो तभी टिका रह सकता है जब सामाजिक सुधार का अर्थ परिवार के सुधार तक सीमित हो। समाज के पुनर्निर्माण के अर्थों में सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार संभव नहीं है। इस बात को नकारना मुश्किल है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकारी फर्डिनेंड लेस्ले जैसे विचारक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिक संविधान बनाने वाले को सामाजिक सच्चाई शक्तियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सन 1862 में जर्मन श्रोताओं को संबोधित करते हुए लेस्ले ने कहा था, संवैधानिक सवाल मौलिक रूप से अधिकारों के सवाल नहीं है बल्कि सत्ता के सवाल है। किसी देश के वास्तविक संविधान की नींव केवल उसकी शक्तिशाली दशा पर होती है जो उस देश में मौजूद हो। इसलिए राजनीतिक संविधान का महत्व और स्थिरता तभी होगी जब वे समाज में पाई जाने वाली मान्यताओं व शक्तियों को ठीक प्रकार से व्याख्या करते हैं। लेकिन गवाही के लिए पर्शिया, जर्मनी जाने की जरूरत नहीं है। हमें देश में ही इसके उदाहरण मिल जाएंगे। इस सांप्रदायिक बंटवारे कम्युनल अवार्ड का क्या अर्थ है जिनसे सामाजिक शक्तियां व अधिकारों को विभिन्न वर्गों व समाजों में एक खास अनुपात में बांट दिया जाता है। मेरी राय में इसका अर्थ यही है कि राजनीतिक शासन पद्धति को
सामाजिक बनावट व ताने बाने का ध्यान रखना होगा। यह बंटवारा दिखलाता है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस बात को मानने से इनकार दिया कि भारत में सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्या से गहरा संबंध है, उन्हें संविधान तैयार करते समय सामाजिक समस्याओं को मान्यता देने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उपेक्षा और उसके प्रति उदासीनता दिखाने की सजा है। ये सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जो ये बताती है कि हालांकि वे हार गए थे, लेकिन उनका सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर देना बहुत कठिन व ठीक ही था, बहुत जरूरी व ठीक ही था। मैं जानता हूँ कि कई महानुभाव ने मेरे द्वारा इस विचार से सहमत नहीं होंगे। ये विचार लोगों में फैल रहा है। इसे मान लेने में सुख व संपन्नता की अनुभूति होती है कि कम्युनल अवार्ड का अस्वाभाविक है और अछूत सहित अन्य अल्पसंख्यकों और अफसरी नौकरशाही के बीच एक अपवित्र गठजोड़ का परिणाम है। यदि आप कहें कि कम्युनल अवार्ड कोई अच्छा परिणाम नहीं तो मैं अपनी बात को सही ठहराने के लिए प्रमाण के रूप में कम्युनल अवार्ड का सहारा नहीं लेना चाहता। अब जरा आयरलैंड का उदाहरण देखें। आयरलैंड के होम रूल का इतिहास क्या दिखलाता है? यह सभी जानते हैं कि अल्स्टर के और साउथ आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच जिस समय समझौते की बात चल रही थी, उस समय वहां के प्रतिनिधि रेमंड ने पूरे आयरलैंड के लिए एक समान होम रूल शासन पद्धति में अल्स्टर मिलाने के उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों से कहा था, जो भी राजनीतिक सुरक्षा आपको पसंद है उन्हें मान लो, वे सब आपको दी जाएंगी। अल्स्टर वालों ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था कि भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हम किसी भी शर्त पर तुम्हारे शासन के अधीन नहीं रहना चाहते। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यकों ने यहाँ भी वही ढंग अपनाया होता तो अल्स्टर ने अपनाया था, तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक इच्छाओं की क्या दशा होती। आयरिश होम रूल की तरफ से अल्स्टर के व्यवहार को मुख्य रखते हुए भी बिल्कुल साधारण बात है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने उन बहुसंख्यकों जिससे बहुत राजनीतिक समझदारी का सबूत नहीं दिया, उनके शासन में अधीन को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उनके लिए कुछ सुरक्षा का फैसला कर लिया जाए। खैर, ये तो एक इत्तेफाक की बात थी कि खास मुद्दा तो यह था कि अल्स्टर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जो उत्तर में दे सकता हूँ वह केवल यह है कि साउथ आयरलैंड व अल्स्टर के बीच सामाजिक समस्या थी, अर्थात रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच एक सामाजिक व जातीय समस्या थी। ये असल में एक जातीय समस्या थी। अल्स्टर के लोगों ने अपना उत्तर इस ढंग से तैयार किया कि आयरलैंड का होम रूल आज़ादी, रोम का रूल जुल्म, यह केवल एक ही बात का दूसरा ढंग है। लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच जाति पाति की सामाजिक समस्या थी, जो राजनीतिक समस्या को सुलझने नहीं देती थी। इस प्रमाण की सच्चाई पर भी जरूर शंका की जाए और यह कहा जाएगा कि यहाँ भी संप्रदायवादियों का दिमाग काम कर रहा था, लेकिन मेरे प्रमाणों का खजाना भी खाली नहीं हुआ है। मैं रोम के इतिहास में से प्रमाण देना चाहूँगा। यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कोई शैतानी शक्ति काम कर रही थी। जिस किसी ने रोम के इतिहास को पढ़ा वह जानता है कि रोम की लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भी सांप्रदायिक बंटवारे जैसे ही चिन्ह मौजूद थे। जब रोम में राजा